करेंगे। डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन कब आपको देखने को मिला? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की एडवांसमेंट के बाद 1950 में देखने को मिला, और ह्यूमन रेड ब्लड सेल पे यानी आपका आरबीसी पे इसकी स्टडी करी गई, क्योंकि इसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं होती। आरबीसी में एक मेन सेल मेम्ब्रेन ही होती है, तो सबसे बेस्ट है ये सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करने के लिए। मेनली आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है किसकी बनी हुई होती है? आपकी लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। सबसे मेजर जो लिपिड है ये कौन से हैं? फॉस्फेट कंटेन करने वाले लिपिड हैं, यानी फॉस्फोलिपिड है, और ये फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर्स बनी रहती हैं, तो बाय लेयर में लिपिड आपकी पाई जा रही होती है। ठीक है। पोलर हेड जो है ये वाटर को फेस करते हैं, पोलर हेड जो है ये आउटर साइड पे होते हैं, है ना, आपके पानी को फेस करेंगे। एंड हाइड्रोफोबिक टेल जो है ये पानी से बच के छुपी हुई होती है, टुवर्ड्स द इनर पार्ट, पानी से बच के अंदर की साइड छुपी हुई होती हैं, दोनों आपकी बीच में छुपी हुई होती हैं। टेल जो है किसकी बनी हुई है? सैचुरेटेड, यानी कि कोई यहां पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आपको यहां पर देखने को। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल भी यहां पर होता है, ये बात आपको कल पढ़ाई जाएगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, तो टेल है यहां पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। नीट 2012 में यह सवाल पूछा गया है कि आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट कहां होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट कहां होता है, पोलर हेड कहां होता है, नॉन पोलर टेल कहां पे होती है, ये आपसे पूछा गया है। अब यहां पर देखिए, ये बात हमने अभी तक नहीं पढ़ी है कि लिपिड और प्रोटीन का रेशियो क्या होता है। डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कि आप इतनी आसानी से प्रोटीन को रिमूव कर पा रहे हो मेम्ब्रेन से, आपके या तो ये इंटीग्रल प्रोटीन हो सकते हैं यानी इंटीग्रेटेड हैं लिपिड में, या पेरिफेरल हो सकते हैं, सिर्फ बाउंड्री पे पाए जा सकते हैं। तो पेरिफेरल जो है ये आपके सरफेस या बाउंड्री पे पाए जा रहे हैं मेम्ब्रेन के, इनको आसानी से रिमूव किया जा सकता है। जबकि इंटीग्रल प्रोटीन जो है ये पार्शियली भी बरीड हो सकते हैं लिपिड में और टोटली भी बरीड हो सकते हैं, तो हमने दोनों के दोनों बनाकर देखे हैं। अब ये एक बात है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को हम देख लेते हैं, फिर हम लोग कहां बढ़ेंगे? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पे बढ़ेंगे, है ना। सिर्फ ये 2 लाइन और पढ़ लेते हैं, बहुत जरूरी है, अदरवाइज मैं बोलता नहीं आपसे, बहुत जरूरी बात है। अब देखिए, दुनिया की हर मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड और प्रोटीन की ही बनी है, लेकिन क्या सब में लिपिड और प्रोटीन की मात्रा सेम होगी? दुनिया की हर मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी है, पर क्या इनका रेशियो सेम हो गया हर मेम्ब्रेन के अंदर? नहीं भाई, रेशियो ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन इज वेरिएबल in different membranes। अलग अलग मेम्ब्रेन्स में लिपिड और प्रोटीन का रेशियो डिफरेंट होता है। जैसे आप सबसे कॉमन किसकी स्टडी करते हो? आप आरबीसी की यानी रेड ब्लड सेल की स्टडी करते हो। तो आरबीसी में अगर आप देखें, आरबीसी में अगर आप देखें तो प्रोटीन कितनी हो जाएगी? प्रोटीन हो जाएगा 52%। आपका यहां पर लिपिड कितना हो जाएगा दोस्त? आपका लिपिड कितना हो जाएगा? लगभग 40% के आसपास। तो आप बोलेंगे सर ये तो 92% ही हुआ, सॉरी, है ना। तो बचा हुआ 8% क्या है? 8% मैंने आपको अभी क्या बताया था, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं। कल जब आप फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स कहां होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ आपके क्या हो सकते हैं? कोलेस्ट्रॉल भी हो सकते हैं, छोलेस्टेरॉल भी हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल भी होगा दोस्त, है ना। यहां पर आपका कोलेस्ट्रॉल भी हो जाए। दूसरा अगर आप एग्जांपल लेना चाहें, पेपर में तो ये आएगा, लेकिन दूसरा अगर आप एग्जांपल लेना चाहें तो आप ले सकते हैं माइलिन शीथ का एग्जांपल। न्यूरॉन का आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। माइलिन शीथ एक कवर है जो आपके नर्व सेल को कवर करता है। अब सेल में हमने अलग अलग सेल्स की शेप देखी थी, तो नर्व सेल भी हमने पढ़ा था, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स है। तो यहां पर देखिए आपके कुछ ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं जो सिग्नल को ला रहे होते हैं नर्व सेल में, हाँ। तो ऐसा लंबा सा सेल होता है, लंबा सा सेल होता है। यहां पर इस सेल को प्रोटेक्शन देने के लिए आपकी एक शीथ बनी होती है, इसको क्या कहते हैं? माइलिन शीथ कहते हैं। न्यूरॉन्स जो कि बहुत फास्ट सेल्स हैं, सिग्नल ट्रांसपोर्ट का इनका काम है, इनको प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है, तो माइलिन शीथ इनको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है।
माइलिन शीथ में अगर आप देखेंगे तो मोर देन 70 to 80% आपका लिपिड होता है इनकी मेम्ब्रेन में। यानी कई ऐसे सेल्स हैं जिनके मेम्ब्रेन में 70 से 80% लिपिड हो सकता है। और आर 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 आरबीसी है ना, कई ने यार आरसीबी लिख दिया यार चैट सेक्शन में तब से दिमाग में यही घूम रहा है, आरसीबी आरबीसी आरसीबी आरसीबी। ऐसे हम आरसीबी लवर्स का भी यही है भाई, तब तक जीतेंगे नहीं, दिमाग से फितूर जाएगा नहीं। तो यहां पर क्या है, 52% प्रोटीन 40% लिपिड। नीचे अगर आप देखोगे 70 से 80% लिपिड, यानी बहुत फ्लक्चुएशन हो सकती है, लेकिन मेजरली पाया जाएगा लिपिड प्रोटीन ही। सिंपल से बात है ना, मेजरली लिपिड और प्रोटीन की ही बनी होगी आपकी मेम्ब्रेन। उनकी क्वांटिटी ऊपर नीचे हो सकती है, सेम बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है, यहां पर पढ़िए, है ना। बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील्ड कि सेल मेम्ब्रेन जो है इनमें प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट पाया जा सकता है। और लाइट स्लाइड में आपको बता रखा था कि कोलेस्ट्रॉल भी पाया जा सकता है, कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। यहां पर अगर आप देखें तो रेशियो जो है लिपिड और प्रोटीन का, इट इज वेरिएबल, इट वेरीज अलॉट। जैसे कि अगर आप एरिथ्रोसाइट की यानी रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन को देखेंगे तो 52% इनमें क्या होता है, प्रोटीन होता है, और 40% के आसपास आपका लिपिड होता है। 8% में बचे हुए आपके सारे के सारे कंटेंट होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट प्लस योर कोलेस्ट्रॉल। नीट 2012 में सीधा सीधा सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए दोस्तों सवाल कर ले। यहां तक क्लैरिटी कहा कि एक इंप्रूव्ड मॉडल, पीछे कुछ रह तो नहीं गया, चलो। एक इंप्रूव्ड मॉडल जो है सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर का, ये दो भाइयों ने दिया, इनका नाम था सिंगर भैया एंड निकोलसन भैया। और 1972 में इन्होंने मॉडल दिया और इट वाज कॉल्ड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने आपको बताया फ्लूइड वर्ड दिया गया है लिपिड के लिए क्योंकि बह सकता है, और मोज़ेक वर्ड जैसे कि आपने हलवे में किशमिश छिड़क दी हो, आपने बादाम छिड़क दी हो, इस हिसाब से प्रोटीन छिड़के हुए होते हैं। तो क्वासी फ्लूइड नेचर होता है आपका किसका, लिपिड का। तो लिपिड का नेचर फ्लूइड है तो ये लेटरल मूवमेंट करा सकती है प्रोटीन की भी, और खुद तो आपका फ्लूइड है ही तो खुद भी मूवमेंट कर सकती है। तो लेटरल मूवमेंट किस किस में हो सकती है, लेटरल मूवमेंट यानी सेम लीफलेट के अंदर मूवमेंट हो सकती है, प्रोटीन में भी लिपिड में भी। लेकिन फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट किस में हो सकती है, सिर्फ लिपिड में, वो भी रेयरली केस में, और प्रोटीन में तो हो ही नहीं सकती। तो ये हमने बात की है ना। लिपिड फ्लूइड है तो इसी की वजह से मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी मिलती है। अब ये जो फ्लूइडिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, चाहे सेल को बड़ा होना हो, चाहे सेल को छोटा होना हो यानी डिवाइड करना हो, चाहे सेल को कोई मटेरियल बाहर भेजना हो, चाहे सेल को कोई मटेरियल अंदर लेना हो, या फिर सेल को इंटरसेलुलर जंक्शंस बनाने हो, सेल सेल जंक्शंस बनाने हो। ये काम तभी हो सकते हैं जब मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल हो, और मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है बिकॉज ऑफ द लिपिड। नीट 2012 में सिंगर एंड निकोलसन वाला सवाल पूछा गया था। ये देखिए, ये आपकी लिपिड की पहली लेयर, टिक 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 टिक, ये लिपिड की दूसरी लेयर, टिक 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 टिक, बाय लेयर चल रही है आपकी। बीच बीच में प्रोटीन है, ये आपका इंटीग्रल प्रोटीन है कॉल्ड एज ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये भी आपके बीच बीच में प्रोटीन बनाए हुए हैं, और ये आपके कॉइल्ड प्रोटीन है। अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। अब प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट जुड़ गया है तो ये क्या हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन हो गया। यहां पर ये जो लिपिड है इसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट जुड़ गया है तो ग्लाइकोलिपिड हो गया। नीचे की साइड देखोगे तो ऐसा कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ऐसी कोई चेन छोटे छोटे शुगर की जुड़ी हुई ऐसी कोई चेन नीचे की साइड नहीं देखने को मिल रही। तो बात तो ये एनसीईआरटी में भी है, लेकिन इतनी छुपा के लिख दी है ना कि बैंड बज जाती है बच्चों की इस बात को ढूंढने में, है ना। तो है तो एनसीईआरटी में भी, लेकिन इस डायग्राम को इतनी डेप्थ में देखे कौन। लेकिन अब जब हमें पता है कि एसिमेट्रिकल होती है सेल मेम्ब्रेन, तो हमारी जो ध्यान है, हमारा जो पॉइंट है वो हमको पकड़ में आ जाएगा। यहां पर अगर आप पीले पीले कुछ मॉलिक्यूल देखो, पीले पीले मॉलिक्यूल, पीले पीले मॉलिक्यूल, ये बीच बीच में क्या है, बीच बीच में है आपके मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर, जिनको क्या कहा जाता है, कोलेस्टेरॉल मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है जो कि हमारे डायग्राम से बहुत प्रिमिटिव है, तो हमने बहुत डिटेल में इस डायग्राम को देख लिया है। करेक्ट, ठीक है दोस्त। हाँ चलिए, इतना ही पढ़ा है हमने। तो क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट कराती है खुद के अंदर से, क्योंकि ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। ये बात हमने पहले भी नोट्स में लिख रखी है कि सेल के अंदर क्या आएगा, सेल के बाहर क्या जाएगा, ये कौन डिसाइड करता है, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। तो कई ऐसी ट्रांसपोर्ट्स होती हैं जिसमें कोई एनर्जी नहीं लगती, कोई एटीपी नहीं लगती, इसको हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट या डिफ्यूजन। जैसे कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जो है, इनको थोड़ा सा धक्का मारना है, बाद में खुद नॉन पोलर इलाके से चले जाएंगे, तो ये सिंपल डिफ्यूजन कर लेते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ये बहुत आसानी से मूव कर जाते हैं, ठीक है। और जब मूवमेंट हो जाए वाटर का,
बाय डिफ्यूजन, तो इसको स्पेसिफिक टर्म दी जाती है। दुनिया की सारी चीजें एक तरफ, पानी तो पानी है भैया, जल है तो जीवन है, इसके डिफ्यूजन को स्पेसिफिक टर्म दी गई है कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल्स जो है ये आपके डायरेक्टली तो पास नहीं हो सकते मेम्ब्रेन से, क्योंकि मेम्ब्रेन का ज्यादातर हिस्सा नॉन पोलर है, तो इनको एक कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। और अगर कोई आयन ऐसा है या कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जिसको आपको अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भेजना हो, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसको आप लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन भेजना चाहते हैं, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। इट इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस, यानी यहां पर एटीपी आपको जेब से खर्च करनी पड़ेगी, पैसा देना पड़ेगा सेल को, तब जाके वो क्या करेगा, आपका ट्रांसपोर्ट कर पाएगा। इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम पोटेशियम पंप, पंप शब्द जहां पे आ जाए मतलब समझ लीजिएगा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है। ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का सवाल है कि अगर एनर्जी लग रही है सोडियम पोटेशियम पंप में, तो किस टाइप का ट्रांसपोर्ट है, 2012 में ये सवाल आपसे पूछा